हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज केमिकल काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जानेंगे केमिकल रिएक्शन कितनी जल्दी हो सकती हैं, उनके जल्दी होने में कौन कौन से फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि जरा एक बात सोचिए, अगर हमें वो फैक्टर पता चल जाएं जिनकी हेल्प से केमिकल रिएक्शन कब फास्ट करी जा सकती है, कब स्लो करी जा सकती है, तो किसी कंपाउंड को बनाने में हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे। और ये हमारी डेली लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है मेरे बच्चे। जरा सोचो, अगर कोई मेडिसिन इंडस्ट्री है या किसी कंपनी में अगर मेडिसिन बन रही है, कोई लाइफ सेविंग मेडिसिन बन रही है, तो आपको पता है वो केमिकल है और वो अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस से बनेगा और वो लाइफ सेविंग ड्रग हमें बहुत जल्दी जल्दी बनानी है। तो अगर हमें यह पता चल जाए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से उस पर्टिकुलर केमिकल का प्रोडक्शन जल्दी करा जा सकता है, तो हम वो लाइफ सेविंग ड्रग जल्दी जल्दी बना पाएंगे, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और ज्यादा लोगों के लिए हम अवेल करा पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर और भी हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। यही सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद डिटेल। मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट अपने को कवर करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो हम लोग समझेंगे वो एक रफ आइडिया, रफ डेफिनेशन समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो आपको मोटा मोटी तौर पे अब आइडिया पता चल चुका है। केमिकल काइनेटिक्स दरअसल में फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी हो सकती है, कब केमिकल रिएक्शन जल्दी होती है, कब स्लो होती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको चेंज करके एक स्लो रिएक्शन को जल्दी जल्दी कराया जा सकता है, उसके प्रोडक्ट को ज्यादा बनाया जा सकता है। और प्रोडक्ट को जल्दी बनाने में कौन से फैक्टर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसकी हेल्प से किसी भी कंपाउंड को या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट्स को जल्दी बनाया जा सके या स्लो करा जा सके। और ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको मैकेनिज्म्स को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। हाँ, वही मैकेनिज्म जो आप दरअसल में पढ़ते हो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आपने सुना होगा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, E1 E2, ये सारी चीजें और अच्छे कॉन्सेप्ट में समझने में ये चैप्टर आपकी हेल्प करेगा। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में मोटा मोटी तौर पर अगर बात करी जाए तो इसे हम रिएक्शन काइनेटिक्स भी बोलते हैं। और ये हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, इसे ही हमें डिटेल में आज के लेक्चर में समझना है। इसीलिए आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक है एवरेज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बस एक छोटी सी बात समझना। केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। किस तरह से? दरअसल में थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन का थर्मोडायनेमिकल डेटा हमें यह बता सकता है कि कब कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी या नहीं होगी। अब अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा मेरे बच्चे, अगर कोई भी प्रोसेस हमें चेक करना है वो गिवन कंडीशन में होगा या नहीं, तो हम उसके लिए डेल्टा जी निकालते हैं, जिसे हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। आप सबको ये तो याद आ रहा होगा। और हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी मेरे बच्चे अगर कभी भी लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, तो हमारी जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है। मतलब हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि वो रिएक्शन होगी, लेकिन वो रिएक्शन कितनी जल्दी होगी या कितनी स्लो होगी, ये चीज थर्मोडायनेमिकल डेटा से कभी नहीं मिल पाती। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है केमिकल डेटा की। तो थर्मोडायनेमिकल डेटा हमें ये बता देगा केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं। जो केमिकल काइनेटिक्स का डेटा है हमें वो ये बताएगा कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो सकती है और कौन से फैक्टर रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमें पढ़ना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हम एक केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे मेजर करते हैं। तो इसके लिए मैं एक एनालॉजी ले रहा हूं जो आपने क्लास 11 फिजिक्स में पक्का पढ़ी होगी, मोशन चैप्टर के अंदर। देखो, मोशन चैप्टर में मान लो अगर एक कार एक पोजीशन से मूव करना स्टार्ट कर रही है और वो लगातार आगे चलती चली जा रही है, और अगर मैं निकालना चाहता हूं इसका रेट ऑफ मूवमेंट, मतलब ये कितनी जल्दी जल्दी मूव हो रही है, तो आपको याद होगा अगर मैं इसका मूव करने का रेट निकालना चाहता हूं, तो एक तरह से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ये कार टाइम के साथ एक रेफरेंस पॉइंट से कितना आगे पहुंच रही है।
मान लो पोजीशन 1 पर कार का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, यानी हमने कार के मोशन को स्टडी करना पोजीशन को यहीं से स्टार्ट करा। हमने ऑब्जर्व करा कि भाई 10 सेकेंड के बाद ये कार पहुंच गई है x इज इक्वल टू 20 मीटर पे। तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कार का। वो क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज अगर ये निकालते हैं तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले चेंज इन पोजीशन ऑफ द कार डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब कार की पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, तो ये कार की फाइनल पोजीशन है 20, इनिशियल पोजीशन थी 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसे 0 से 20 पहुंचने में, 10 सेकेंड। तो 20/10 ये हमारा आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। और आपको याद होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बॉडी, इसी को हम लोग क्या भी बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। याद आ गया होगा। तो मेरे बच्चे जिस तरह से अगर हमें किसी भी मोशन में जो बॉडी है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें दो चीजें चाहिए होंगी कि कितने टाइम में, यानी पहली चीज हमें चाहिए वो टाइम, और दूसरी चीज चाहिए होगी कि उस टाइम में वो बॉडी कितना ज्यादा डिस्प्लेस हो गई है। मान लो अगली बार फिर से ये फर्दर 10 सेकेंड में पहुंच गई है x इज इक्वल टू 20 से x इज इक्वल टू 40 पर। तो अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो अगले 10 सेकंड में भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 40 माइनस 20। तो यहाँ पे 40 माइनस 20 आएगा, फिर अपॉन 10 करोगे तो फिर से 2 मीटर पर सेकंड आएगा। और अगर ये डेटा आया हमारे पास तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। तो जिस तरह से अगर हमें मोशन में जो कार है उसका रेट का आइडिया लगाना है तो इसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो टाइम और दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एक रेफरेंस पोजीशन से। इसी तरह से मेरे बच्चे जब हमें निकालना होता है केमिकल रिएक्शन का रेट, तो केमिकल रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है मेरे बच्चे, तो वहां पर जो सब्सटेंस हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं उसका अमाउंट, रिएक्टेंट के बारे में अगर बात करें तो कम होने लगता है टाइम के साथ और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगता है। और अमाउंट में जो चेंज आया है उसको अगर हम टाइम के साथ मेजर कर लें तो इसकी हेल्प से हम लोग एक केमिकल रिएक्शन का रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब एक आइडिया आपके दिमाग में चला गया होगा बहुत अच्छे से कि हम लोग केमिकल रिएक्शन का रेट फाइंड आउट करेंगे अमाउंट के चेंज होने से। अब हम एक्चुअल में यहां पे अमाउंट की बजाय कई बार कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और आपको पता है कि अमाउंट से कॉन्सेंट्रेशन भी आ जाएगा। तो पहले अमाउंट के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे अपने आइडिया को कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम लोग पुश कर देंगे। चल, तो अब अपने ये पूरे रेट के आइडिया को लेकर जाते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। तो ये है सिचुएशन। हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में, या जिसे हम लोग क्या भी बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलेंगे। मैंने आपके लिए अभी एक बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन ली हुई है मेरे बच्चे कि ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम है एबी। ये कोई भी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर मैं कुछ आपको थ्योरेटिकल डेटा दे रहा हूं, हमें देखना है कि ये डेटा एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस के साथ ऐसे ही परफॉर्म होगा या नहीं। तो मान लो कि मैंने एक कंटेनर में अगर ए और बी की रिएक्शन करानी है तो एक कंटेनर के अंदर मुझे ए और बी को रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये मेरे पास वो कंटेनर है, इसमें मैंने कुछ यूनिट ए की डाल दी हैं और कुछ यूनिट बी की डाल दी हैं। तो मेरे पास ए के कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जो भी चीज से बना हुआ है, ये चीजें ए है मेरे बच्चे। ऐसे ही हमारे पास कुछ चीजें बी होंगी मेरे बच्चे। तो ये एटम या मॉलिक्यूल्स मैंने बना दिए बी। तो टाइम 0 पर हमारे पास इस रिएक्शन कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ ना कुछ मोल्स होंगे ए के, और कुछ ना कुछ मोल्स या कुछ ना कुछ अमाउंट होगा बी का। तो मैं यहां पर वो डेटा लिखना चाहता हूं। मान ले रहा हूं मैं टाइम 0 पर ए के हमें गिवन है 5 मोल्स, रैंडमली मैंने ये नंबर लिया है, और बी के गिवन है 3 मोल्स। आई होप ये आप आराम से समझ सकते हो कि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो आप ए और बी को सर्टेन अमाउंट में ले सकते हो। कई बार बच्चे एक मिसकंसेप्शन सोचते हैं कि इस रिएक्शन में ए और बी की स्टैकोमेट्री तो 1 1 है, मतलब ए के पीछे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा है, बी के पीछे स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लिखा है। तो कई बार बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमें ए और बी का अमाउंट भी रिएक्शन कराने के लिए सेम लेना होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे बच्चे। रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है वो आप अपनी मर्जी से कितने भी अमाउंट में ले सकते हो, किसी को भी ज्यादा ले सकते हो, किसी को भी कम ले सकते हो। पर जब रिएक्शन हो रही होगी तो जब वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तो वो स्टैकोमेट्रिक अकॉर्डिंग ही करेंगे। पर अगर आपको ये बात
पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है लेट से, तो आपको याद होगा आपने क्लास 11 में कॉन्सेप्ट पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट में यही तो था कि एक सब्सटेंस ज्यादा होता है दूसरा कम, तो रिएक्शन फाइनली जब पूरी परफॉर्म हो जाती है तो प्रोडक्ट कितना बनेगा ये बात डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको याद होगा उस सिचुएशन में हम लोग जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स जिस स्टैइकोमेट्रिक रेशियो में रिएक्शन करते हैं उसी अमाउंट में ले भी, यानी रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट के अमाउंट हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर जब रिएक्शन होगी तो वो रिएक्टेंट अपने स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन करेंगे और जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब लिमिटिंग रीजन का आइडिया मेरे बच्चे लेट से आपको अगर नहीं आता है तो यहां पर आई बटन पे मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लिमिटिंग रीजन का आइडिया उसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, आप जाकर उसे जरूर देख लेना, उसे स्ट्रॉन्ग कर लेना। क्योंकि एक बात समझो, केमिस्ट्री आप पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, डजंट मैटर, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं मेरे बच्चे जो इंटरलिंक चेन के फॉर्म में होते हैं, और अगर चेन का एक भी लिंक अगर मिस है तो आपको फिर आगे वाले टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल आती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग चेन बनी नहीं पाएगी अगर वो लिंक मिस है या कमजोर है। तो इसीलिए आपको एक बात समझनी है, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे उस सब्जेक्ट पे कमांड चाहता है, और सब्जेक्ट पे कमांड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आप हर लिंक को मजबूत रखें। अगर लिमिटिंग रीजन वाला पार्ट थोड़ा सा भी वीक है, स्टैइकोमेट्री वाला पार्ट थोड़ा सा भी वीक है, तो ये मेरी एडवाइस है कि आप उसे पहले जाकर विजिट करो। चल फिलहाल अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। हमने ए को 5 मोल लिया, बी को 3 मोल लिया। अब हमने मेरे बच्चे ऐसा देखा 10 मिनट के बाद, मान लो हमारे पास कोई जादुई दूरबीन है जिससे हम देख सकते हैं कि ए के कितने मोल है और बी के कितने मोल है इस चैम्बर के अंदर। हालांकि ऐसी कोई जादुई दूरबीन होती नहीं है, हम एक्चुअल में करते हैं टाइट्रेशंस वगैरह करते हैं या डिटेक्ट करते हैं अलग अलग केमिकल प्रोसीजर्स के थ्रू की रिएक्शन में थोड़ा टाइम देने के बाद कितना अमाउंट ऑफ ए बच गया, कितना अमाउंट ऑफ बी बच गया है। और मेरे बच्चे एक बात बताऊं, अगर आप लेट से जेई निकाल कर आप केमिकल इंजीनियरिंग लेते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो, तो आपको ऐसे केमिकल रिएक्शंस के रेट वगैरह निकालने पड़ेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग में खैर ज्यादा करना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो बहुत ही कम करना होता है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा करना होता है, क्योंकि भाई केमिकल इंजीनियर्स का काम ही है रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना, ताकि हम उस रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड को प्रॉफिटेबल लेवल पर बना पाए, और इसके लिए केमिकल रिएक्शन के रेट को जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग ये टाइट्रेशंस वगैरह की हेल्प से, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से पता कर लेते हैं कि सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइम पास करने के बाद रिएक्टेंट्स हमारे पास कंटेनर में कितने बचे हैं, और स्टैइकोमेट्री की हेल्प से हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट कितना बना है, क्योंकि रिएक्टेंट कितने कंज्यूम हुए हैं, प्रोडक्ट कितना बना है, ये स्टैइकोमेट्री से ही निकलेगा। तो अब मान लो मैंने 10 मिनट के बाद देखा और ऐसा पाया कि हमारे पास इस रिएक्शन कंटेनर के अंदर ए अभी 3 मोल बचा हुआ है। देखो एक बात समझो, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा धीरे धीरे ए के मोल रिएक्ट करने लगेंगे और गायब होने लगेंगे, और बी के मोल भी रिएक्ट होने लगेंगे और गायब होने लगेंगे, और मेरे बच्चे इनकी जगह पर ए भी आने लगेगा। ये बात तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सब लोग, यानी जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा ए का मोल धीरे धीरे कम होगा और बी के मोल धीरे धीरे बनेंगे। तो हमने यहां पर देखा मेरे बच्चे, जैसे हमने 10 मिनट दिया, ए के 5 मोल हमने जो शुरुआत में लिए थे अब वो 3 मोल बचे। तो आप सोचो कि बी हमारे पास कितना बचा होगा, क्या ये फाइंड आउट कर सकते हो कि बी हमारे पास कितना बचा होगा? कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा हमारा स्टैइकोमेट्री। मेरे बच्चे हम लोग देख सकते हैं कि ए का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बी का स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब ये है कि 1 मोल ए जब भी रिएक्ट करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मोल बी रिएक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो उसमें जितने भी सब्सटेंस इन्वॉल्व हैं वो हमेशा अपनी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के प्रपोर्शन में ही रिएक्शन करते हैं। तो 1 मोल ए जब भी रिएक्ट करेगा तो उसके लिए 1 मोल बी रिएक्ट करेगा। अब मेरे बच्चे हमें ये तो पता है कि ए कितना रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं ए कितना रिएक्ट कर रहा है तो आप बता पाओगे? देखो अगर आपके मन में आंसर यह आ रहा है कि 3 मोल ए रिएक्ट करेगा तो आप गलत सोच रहे हो मेरे भाई। कई बार क्या होता है, हमारे सामने जो नंबर लिखे होते हैं उन्हीं से हम आंसर करने की कोशिश करते हैं बिना दिमाग चलाए, और अगर आप भी ऐसा करोगे तो ट्रस्ट में आप गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पर आपको नंबर्स नहीं देखने, आपको नंबर्स तो देखने ही है, साथ ही साथ ये सोचना है हो क्या रहा है और सवाल क्या पूछा गया है। कई बार एज स्टूडेंट जब मैं आपकी उम्र का था तो मैं भी यही गड़बड़ बहुत ज्यादा करता था।
मेरा पूरा ध्यान नंबर्स के ऊपर होता था और जब टीचर ने कोई सवाल पूछा है तो मैं कोशिश करता था इन्हीं नंबर्स के थ्रू आंसर आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, पर लॉजिक के साथ आएगा। यहां पर एक्चुअल में अगर आपसे सवाल पूछा गया है कि कितने मोल ए रिएक्ट कर चुका है, तो आंसर है 2 मोल। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 मोल था और 10 मिनट के बाद अभी हमने देखा है तो 3 मोल बचा हुआ है। तो आपके पास कोई 5 चीज थी, थोड़ी देर के बाद आपके पास वो चीज 3 बची हुई है, तो कंज्यूम कितनी हुई होगी? 2। तो यहां पर ए एक्चुअल में रिएक्ट कितना हुआ है? 2। तो स्टैकोमेट्री में यूनिटरी मेथड अगर हम लोग लगा दें तो हमें पता है 1 मोल ए के रिएक्ट करने पर 1 मोल बी बनेगा। तो 2 मोल ए के रिएक्ट करने पर 2 मोल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने 10 मिनट के दौरान 2 मोल ए रिएक्ट कराया है। तो 2 मोल ए रिएक्ट अगर करेगा मेरे बच्चे तो 2 मोल बी बनेगा। सॉरी, 2 मोल ए तो 2 मोल बी रिएक्ट करेगा, बनेगा नहीं। तो इसका मतलब है जो हमने 3 मोल बी लिया है उसमें से 2 मोल ए रिएक्ट 2 मोल बी रिएक्ट कर जाएगा, और 2 मोल बी अगर रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास? 1 मोल। याद रखना यहां पर हम लोग रिएक्शन में जो भी चीजें रिमेनिंग है उनकी वैल्यू लिख रहे हैं। जो चीजें या तो रिमेनिंग है या जो चीजें फॉर्म हो रही हैं, हम वो सारी वैल्यूज लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर। तो मुझे उम्मीद है मेरी जनता को ये बात तो समझ में आ रही होगी। और देखो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने एक बात अपने टीचिंग करियर में ऑब्जर्व करी है कि बच्चे ये पूरा चैप्टर पढ़ ले जाते हैं लेकिन उन्हें ये तक कई बार याद नहीं रहता कि यार एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन का रेट होता क्या है, निकालते कैसे हैं। और इसके ना आने की वजह से मैंने अक्सर देखा है बच्चे न्यूमेरिकल्स में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स तो कई आते हैं। इसीलिए एकदम फंडामेंटल से मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट डाउट भी हो तो वो आपके क्लियर हो जाए। चल आगे बात कर लेते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अब रिएक्शन में 10 मिनट के दौरान ए 2 मोल रिएक्ट हुआ है तो बचा है 3 मोल, बी 2 मोल रिएक्ट हुआ है तो 3 मोल से बचा है 1 मोल। तो अब सवाल है ए बी कितना बनेगा? तो एक बात सोचो, पहले ये सोचते हैं टाइम जीरो पर ए बी होगा कितना। तो यार अभी हमने टाइम जीरो पर बस रिएक्टेंट चैम्बर के अंदर ए और बी डाला है, तो उन्होंने भी रिएक्शन तो स्टार्ट करी नहीं होगी। सबसे शुरुआत में जब आपने ए और बी को बस मिक्स करा है तो रिएक्शन तो स्टार्ट हुई नहीं होगी। तो ए और बी ए बी प्रोडक्ट जो शुरुआत में रहा होगा वो 0 मोल रहा होगा। अब ए बी 10 मिनट में कितना बनेगा ये भी स्टोइकियोमेट्री से ही आएगा। एक बात नोटिस करना, ये नीचे वाला सारा कैलकुलेशन हम स्टोइकियोमेट्री की ही हेल्प से कर रहे हैं, और ये मेरे बच्चे आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब मेरे बच्चे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ए बी कितना बनेगा, तो वही है 1 मोल ए के रिएक्ट करने पर 1 मोल ए बी बन रहा है। तो 2 मोल अगर ए रिएक्ट कर जाएगा तो यहां पर अगर मैं लिखूं ए कितना रिएक्ट कर गया, तो वो 2 मोल ए रिएक्ट कर गया है, तो बचा कितना है? 3 मोल। तो ए बी स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 1 मोल ए से 1 मोल ए बी बनता है, तो 2 मोल ए रिएक्ट करने पर 2 मोल ए बी बनेगा। तो मेरे बच्चे आपको ये तो पता चला कि एक चैम्बर के अंदर अगर आपने रिएक्शन कराई है तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट के अमाउंट कम हो रहे हैं और प्रोडक्ट के अमाउंट बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में चेंज आने लगेगा, और इसी चेंज को टाइम के साथ मेजर करके हम निकाल सकते हैं केमिकल रिएक्शन का रेट। कैसे? देखो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पर ए लगातार कम हो रहा है। तो मेरे बच्चे अगर मैं निकालना चाहूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि मैं निकालना चाहता हूं कि जो मेरा ए सब्सटेंस है रिएक्शन के अंदर वो किस रेट से डिसअपियर हो रहा है। अच्छा, डिसअपियर वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि भाई रिएक्टेंट तो डिसअपियर ही होगा ना। भाई 5 था, 5 से 3 हो गया, थोड़ी देर बाद 3 से हो सकता है 1.5 हो जाए, अभी हो सकता है, ठीक है। या मान लो 3 से वो थोड़ी देर बाद 2 हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। या 3 से 2.7 हो जाए। तो जो भी हमारा रिएक्टेंट है वो लगातार डिसअपियर होगा। इसीलिए ये बात इंप्लाई करने के लिए कि हम रिएक्टेंट के साथ डील कर रहे हैं, ये वर्ड इस्तेमाल करा जाता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। और अगर हमें यहां पर डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है, हमारा अल्टीमेट काम क्या है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर? हमारा अल्टीमेट काम है, अल्टीमेट रोल है, हम फाइंड आउट करें एक केमिकल रिएक्शन कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। और ये पता चलेगा इस बात से कि उस रिएक्शन में इन्वॉल्व जो सब्सटेंस हैं टाइम के साथ वो कितनी जल्दी डिसअपियर हो रहे हैं रिएक्टेंट के लिए, और प्रोडक्ट के लिए टाइम के साथ वो कितनी जल्दी जल्दी अपीयर हो रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं निकालू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो मेरे बच्चे उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो उसकी वैल्यू आ जाएगी चेंज इन अमाउंट ऑफ ए
डिवाइडेड बाय टाइम जो चेंज इन अमाउंट में लगा है, ठीक है, टाइम टेकन बोल दो या टोटल टाइम बोल दो, जो भी आपको बोलना है। तो मेरे बच्चे आप इसे क्या बोल सकते हो, ए का फाइनल अमाउंट माइनस ए का इनिशियल अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो टाइम टेकन अगर आप टी ले लो, ठीक है, तो आप फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट को क्या लिख सकते हो, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, आप टी को चाहो तो क्या लिख लो, डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरे बच्चे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। पर नोटिस करो यहां पर मेरे बच्चे कि ए फाइनल ए इनिशियल से तो कम ही है। ए फाइनल भाई 3 मोल है, ए इनिशियल क्या है, 2 मोल है। रिएक्टेंट के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो ऐसा पक्का होगा कि हमारा फाइनल अमाउंट इनिशियल अमाउंट से कम होगा। तो ये बात तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर रिएक्टेंट मेरे बच्चे फाइनल अमाउंट इज ऑलवेज लेस देन इनिशियल अमाउंट। और आप खुद सोचो, जब चेंज निकालने के लिए फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा है। तो आप छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। पर आपको एक बात बताऊं, एज कन्वेंशन रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, ऑलवेज। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव लेने हैं, पर ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो भी नेगेटिव आएगी। तो यहां पर पहले से ही हम क्या करते हैं, इसके बाहर एक माइनस साइन लगा देते हैं ताकि ये वैल्यू एक्चुअल में पॉजिटिव आ जाए। पहले से ही माइनस लेके चलते हैं हम। तो ये माइनस मेरे बच्चे यहां पर भी फॉर्मूले में रहेगा, बस स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, यहां पर भी माइनस आएगा ही आएगा। ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं माइनस लगा देता हूं। तो कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि यहां पर माइनस आया क्यों है, तो उसके पीछे रीजन याद रखना। कई बार क्या होता है कि जब हम बुक से पढ़ते हैं, कहीं पर पढ़ा होता है, तो हमें बस यहाँ पे बताया जाता है माइनस आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है ये याद रखना, ताकि आप कैलकुलेशन में कहीं भी कोई मिस्टेक ना करो। और एक बात याद रखो, आपको एक टेम्परामेंट डेवलप करना होता है कि आप जब साइंस पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज ना अपने आप ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है उसे लेने का, उसे करने का, जिससे हमें उससे रिजल्ट बेनिफिशियबल मिलते हैं। तो यहां पर ये माइनस जानबूझ के हमने लगाया है, क्योंकि हमें पता है चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट हमेशा फाइनल वाला कम होगा, इनिशियल वाला ज्यादा होगा। पर रेट को बाय कन्वेंशन पॉजिटिव लेना है, रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसलिए पहले से हमने यहां पर एक माइनस साइन लगा के रखा है। तो मेरे बच्चे ये माइनस साइन यहां पर भी आएगा। तो आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा मेरे बच्चे, ये बात याद रखना, जब भी हम लोग किसी रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस रेट निकालेंगे तो हमेशा उसके चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम के साथ, और उसमें बाहर माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। तो ये माइनस के साथ इंक्लूडेड पूरा जो सिंबल है, इस पूरे सिंबल को माना जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। और डिसअपीयरेंस वर्ड मेरे बच्चे हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्टेंट्स के साथ। पर यहां पर एक बात आपको बताना चाहूंगा, हम इस डिसअपीयरेंस रेट की हेल्प से इस पीछे वाली केमिकल रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, ए डिसअपीयर हुआ है 2 और टाइम कितना लगा है 10, तो हम यहाँ पे अमाउंट की जगह डाल दे 2, यहाँ पे डाल दे 10, तो 2/10 लगभग 1/5 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 1/5 मोल पर मिनट, 1/5 मोल पर मिनट। तो हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में हर मिनट में दरअसल में 1/5 मोल ए कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, हर मिनट में। तो हमें यह पता चल गया हाँ भाई इसका रेट क्या है। पर आपको एक बात बताता हूं कि कोई स्टूडेंट चाहे तो ये रेट बी की हेल्प से भी निकाल सकता है। भाई वो एक आर्गुमेंट कर सकता है कि तुमने ए का अमाउंट कैलकुलेट करा है, मैंने बी का, तो मैं बी के हिसाब से रेट निकाल लूं। तो जवाब है बिल्कुल अलाउड है ये चीज मेरे बच्चे। एक केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, उनमें से आप किसी के भी रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी भी रिएक्टेंट का ले लो, या आप चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस किसी भी प्रोडक्ट का ले लो। यहां पर मेरे बच्चे आप चाहो तो निकाल सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो हमारा प्रोडक्ट है ए बी, तो उसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, चेंज इन अमाउंट ऑफ ए बी। अब ए बी का जो अमाउंट चेंज हुआ है मेरे बच्चे, डेल्टा ए बी, जिसे हम बोलेंगे ए बी फाइनल माइनस ए बी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो मेरे बच्चे एक बात नोटिस करो, ए भी भाई साहब प्रोडक्ट है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ए बी का अमाउंट भी बढ़ेगा। और अगर ए बी का अमाउंट बढ़ेगा तो लगातार इसके मोल बढ़ेंगे, इसका अमाउंट बढ़ेगा।
यानी इसका फाइनल अमाउंट हमेशा इनिशियल से ज्यादा होगा। और फाइनल अगर हमेशा इनिशियल से ज्यादा है, फाइनल अमाउंट हमेशा इनिशियल से ज्यादा है, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर माइनस करोगे। भाई यहां पर ए बी फाइनल है हमारे पास 2 और इनिशियल है 0, तो 2 माइनस 0, बैक कैलकुलेशन करो दिमाग में, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा 10, तो 2/10, ये भी 1/5 आ रहा है, पर ये पहले से ही पॉजिटिव आ जा रहा है। तो इसीलिए रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते टाइम कभी भी हम लोग माइनस का सिंबल नहीं लगाते, सिर्फ हम साइन इस्तेमाल करेंगे माइनस का रिएक्टेंट्स के लिए। और नोटिस करो ये भी 1/5 आ रहा है, ये भी 1/5 आ रहा है। तो यहां पर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस अगर निकालना चाहते हो तो आप किसी भी सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, आपको पूरी फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है। लेकिन आपको एक जरूरी बात से मैं यहां आगाह कर दूं, इनमें से अभी किसी भी टर्म को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते। आप नोटिस करो मैंने कहीं पर भी अभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखा है, मैंने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि पहली वाली चीज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ये डेटा सामने जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहा है उसे समझा देगा कि हम स्ट्रिक्टली अभी बस ए को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अगर ये डेटा लिखा हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी, तो ये डेटा जो भी पढ़ रहा है उसे समझ में आ जाएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं ए बी के अपीयर होने की। यानी हमने जितना भी कैलकुलेशन करा है उसमें ये बात हमने स्टडी करी है कि ए बी कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है। और हमारा अल्टीमेट काम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यही पढ़ना है कि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितनी जल्दी बन रहा है या कितना स्लोली कंज्यूम हो रहा है, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पर अभी तक हम लोग ने क्या बात समझी है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें देखना होता है। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ कोई रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है या कितने टाइम में कोई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बना है, कोई प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बन गया है। और इसकी हेल्प से हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट निकाल सकते हैं, उसमें हमेशा माइनस का इस्तेमाल करेंगे और चेंज इन अमाउंट ऑफ दैट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम से उसे कैलकुलेट कर लेंगे। आप चाहो तो यही चीज रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए भी कर सकते हो। तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये बात अभी तक समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है और अभी आपने अगर पहले ये पढ़ा था उतने एकदम फंडामेंटल लेवल पे चीज नहीं पता थी, तो अभी वीडियो को लाइक कर दो भाई। और देखो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि इस तरह के एकदम फाउंडेशन लेवल से जो गजब के वीडियो हैं ये जब जब हम अपलोड करें आप तक सीधे पहुंचते रहे। बाकी अगर आप मुझ तक रीच आउट करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंटरेस्टिंगली मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं आप, तो मुझ तक पहुंचने के सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही साथ हमारा नंबर भी गिवन है ताकि आप सीधे हम तक रीच आउट कर सके, ठीक है। फिलहाल इनफ ऑफ द प्रमोशन, अब अपने डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहां पर हम लोग दोबारा से एक बार फटाफट लिख लेते हैं कि हमें रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना आ गया है या नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंबल के टर्म में पूछूंगा, बस हमें ये लिखना भी आना चाहिए। देखो एक बात, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ये बात कि किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले उसकी लैंग्वेज, उसके सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में यूज होने वाले सिंबल्स, लैंग्वेज, ठीक है, यही सब नहीं पता है, तो ट्रस्ट मी वो सब्जेक्ट, वो चैप्टर आपको हमेशा परेशान करेगा। जैसे मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। भले चाहे आज मैं केमिस्ट्री का टीचर हो गया हूं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खराब थी, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा खराब थी। और मैं हमेशा ये सोचा करता था कि यार मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब क्यों है। खराब इन द सेंस मैं आपको एक बात बताऊं, होता क्या था, मेरे टीचर जब क्लासरूम में वो बातें मेरे को बताते थे, मतलब मैं, ट्रस्ट मी आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे इस बात के साथ कि मेरे टीचर्स जब क्लासरूम में मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे और क्वेश्चंस कराते थे, मैं क्लासरूम में कर लेता था। पर वही क्वेश्चंस, वही आइडियाज, वही कॉन्सेप्ट अगर मान लो मुझसे एक हफ्ते बाद किसी क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में आया है, तो मैं सब भूल चुका होता था कि कैसे करना है, क्या करना है। तो मैं हमेशा ये स्ट्रगल महसूस करता था कि यार फिर अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करे कैसे, ये तो मैं बार बार भूल जा रहा हूं। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब कह सकते हो आप थोड़ा सा खुद रियलाइज करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में मेरी प्रॉब्लम है कहां, ठीक है। यहां पर मेरे से मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती हुई, मुझे अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए था। पर कई बार बच्चे टीचर्स के साथ गैप बना लेते हैं, जो भाई मेरे आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, बिल्कुल मत बनाना। हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ जरूर कंसल्ट करना। ट्रस्ट मी, वो टीचर्स आपके मेंटर्स होंगे, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, आपको जरूर बताएंगे कि आपको किस पाथ से जाना चाहिए। इसीलिए कभी भी हिचकिचाइए मत अपने टीचर से हेल्प लेने में। तो मैंने फिर थोड़ा सा, अब टाइम ज्यादा लग गया मेरे को ऐसा करने पर, अगर मैं अपने टीचर से पूछता शायद वो मेरी जल्दी हेल्प कर देते। तो मैंने रियलाइज करने की कोशिश करी कि मैं एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रगल कर कहां रहा हूं, मुझसे परेशानी क्या हो रही है। तो मतलब लगभग लगभग 1-2 महीने 3 महीने के अंदर मेरे को पता चल गया
कि मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बॉन्ड्स है सही से बनाना कार्बन के बीच में वही नहीं आता है। मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से उनके स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता है। अगर कोई मेरे को उस टाइम पे बोल देता, ठीक है, जब मैं प्रिपरेशन में था, कि यार बना दो आइसोपेंटेन, अब आइसोपेंटेन सुन के मैं स्ट्रक्चर ही अपने दिमाग में इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी इमेजिन ना कर पा रहे हो। तो अगर आपके साथ ये परेशानी है तो ट्रस्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ट्रबल देती रहेगी। यही मेरे साथ हो रहा था। तो फिर जैसे मेरे को ये बात रियलाइज हुई कि हाँ यार मेरे से तो ये दिक्कत हो रही है, मेरे को इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि मुझे उसके पर्टिकुलर सिंबल्स, उसके नाम, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, ठीक है, या स्ट्रक्चर से नाम पहचानना ही नहीं आता है। तो जब कभी भी वो चीजें वर्ड के फॉर्म में या स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिएक्शंस में आती है तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था, ठीक है। फिर जब मैंने इन पे काम करना शुरू करा तो धीरे धीरे सेल्फ इंप्रूवमेंट होने लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर मैंने केमिकल रिएक्शंस को और अच्छे से अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करा, जहां पे मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत थी वहां पर पढ़ी, जहां पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत थी मैंने वहां पर रिकॉग्नाइज करा। देखो भाई, गेम को जीतने का तरीका ये होता है कि प्ले द गेम बाय इट्स रूल्स। अगर आप बिना रूल्स के, अगर गेम के रूल्स को वायलेट करके गेम खेलने की कोशिश करोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये मेरा मानना है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने रियलाइज करा कि यार ऐसा मैं करता गया, ट्रस्ट मी, मतलब इतना जल्दी मेरे को चेंजेस देखने को मिले कि मेरे एग्जाम्स में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स एक्चुअल में केमिस्ट्री में आए थे फिर, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये पकड़ने की कोशिश करो कि कोई भी चीज अगर आपको दिक्कत दे रही है कहां से दे रही है, और इसीलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को अगर आपको ढंग से अंडरस्टैंड करना है तो उसमें यूज देने वाली लैंग्वेज को जरूर समझना। अब थोड़ा सा जो मोटिवेशन और थोड़ा सा जो आइडिया बहुत लंबा हो गया, लेकिन आई होप ये आपकी हेल्प जरूर करेगा। ये जो मैंने थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करा है अभी 3-4-5 मिनट, ये जानबूझ के इसलिए करा है मेरे बच्चे, ताकि आप अपना थॉट प्रोसेस वैसा लेके जाओ। एक बार आपने अपना थॉट प्रोसेस वो कर लिया कि यार मुझे अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझे ये सोचने की जरूरत है कि पीछे क्या रह गया। क्योंकि एक बात बता दूं यार, दिमाग ना सबका चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे कि आपका दिमाग ना चलता हो। बस कई बार क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने से रोकते, ठीक है। तो आपको उन फैक्टर्स को एक्चुअल में पकड़ना है, आपको ट्रिगर पॉइंट्स देखने हैं, किस वजह से आप उस जगह पे इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो, उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो। एक बार वो जगह पिंच हो गई ना, पकड़ लिया आपने, ट्रस्ट में आप उस पर जैसे काम करोगे आपका वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट स्ट्रांग होने लगेगा। वेदर वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, डजंट मैटर, कमाल मचा दोगे। और इसीलिए मैं इस तरह की हेल्प आपकी हमेशा करने के लिए तैयार बैठा हूं, ठीक है। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। याद रखना मेरे बच्चे, डिसअपीयरेंस हमेशा आप लिखोगे रिएक्टेंट के लिए और अपीयरेंस लिखोगे हमेशा प्रोडक्ट के लिए। और जब कभी भी रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस लिखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चुनोगे आप। तो मान लो अगर मैं ए को चूज कर रहा हूं तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो उसका सिंबल क्या आएगा, तो उसका सिंबल आएगा माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इससे मैं डेल्टा ए से डिनोट कर सकता हूं। अब एक बात बताता हूं, केमिकल रिएक्शंस जब भी मोस्टली हम लोग कराते हैं मेरे बच्चे, तो ये सोल्यूशन फॉर्म में कराते हैं, हर बार तो नहीं बट मोस्टली सोल्यूशन फॉर्म में कराते हैं। तो सोल्यूशन फॉर्म में मोल से बड़ी आसानी से निकल आता है कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी। तो आपको ज्यादातर बुक्स में ये फॉर्मूले जब देखने को मिलेंगे तो इनमें सब्सटेंसेस के बगल में इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा। और अगर आप लोगों ने क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा कि इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है किसी भी केमिकल सिंबल के अगर अगल बगल लगा है तो इसका मतलब होता है उस कंपाउंड का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए लिखा है, इसका मतलब है हम निकालना चाहते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ज्यादा बेटर ऐसे लिखा होता है, डेल्टा बाहर लगा होता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए ऐसे लिखा होता है और यहां पे डेल्टा टी। तो इस पूरे सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और इसमें निकालेंगे ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा फाइनल तक पहुंचने में इनिशियल से। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं निकालना चाहूं यहां पर, अब आपसे पूछूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, तो आप बता सकते हैं, उसको लिखोगे कैसे, तो आप यही तो बोलोगे भाई यहां पर बी का डिसअपीयरेंस रेट लिखना है तो सबसे पहले माइनस का एक सिंबल लगा दें ब्रैकेट में, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे लिख सकते हो आप। तीसरी चीज अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर हम देख सकते हैं प्रोडक्ट एक फॉर्म हो रहा है ना ए बी, तो हम उसका अपीयरेंस का रेट भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ AB, वो आ जाएगा मेरे बच्चे डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। ये बातें अच्छे से पकड़ में आ रही होंगी कि ये सब चीजें क्या हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इन सब चीजों को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये फंडामेंटल आइडिया सारे बच्चे को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है, कैसे लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी कैसे लिखना है, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी कैसे लिखना है। और फिर से बता दूं, इनमें से अभी भी कोई भी चीज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये स्पेसिफिकली या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या रेट ऑफ अपीयरेंस है। ठीक है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये लिखना आ गया होगा। अच्छा, अब आपको बताता हूं कि दरअसल में यहां पर हमने अभी जानबूझ के नोटिस करो, स्टोइकियोमेट्री हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट की 1:1 में ली है। हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। और आपको एक बात बताता हूं, अगर आपको याद हो जब हमने यहाँ पे डेटा रखा था मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर हम डेटा रखें तो जैसे ए का डिसअपीयरेंस रेट अगर निकालो तो यहाँ पे अमाउंट 2 आ रहा था, यहाँ पे टाइम आ रहा था 10, तो 2/10 1/5 आ रहा था। ऐसे यहाँ पर ए बी के लिए अगर बात करें तो ए बी फॉर्म हुआ है 2 मोल, टाइम अभी भी लगा है 10, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आएगा 2/10, यानी रेट अभी भी, रेट ऑफ अपीयरेंस अभी भी 1/5 आ रहा है। यानी ए का डिसअपीयरेंस रेट और ए बी का अपीयरेंस रेट दोनों अभी बराबर आ रहे हैं। हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। ये बात डिपेंड करती है एक्चुअल में रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बदलने से अगर हमने चॉइस ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अलग लिया है रेट निकालने के लिए, तो इससे रेट की वैल्यू भी अलग अलग आ सकती है। और ये बात अभी हम लोग यहां पर देखना चाहेंगे। और यही से अब एकदम मतलब बहुत बेहतरीन लेवल पे आपका केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। यहां पर अब मैथ बहुत जम के घुसने वाली है इसके अंदर। देखो, अब तक मोटा मोटी तौर पे ये पता चल गया केमिकल काइनेटिक्स में हम निकालना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि निकलता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट, मतलब वन सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। अब यहां पर स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है वो देखते हैं। अब देखो, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्शन करके 1 मोल AB2 बना रहा है। रिएक्शन बैलेंस है, ये बात तो हमें क्लियरली दिख रही है। अब जरा सोचो, अगर एक कंटेनर के अंदर जिसमें मुझे ये रिएक्शन करानी है, मैंने यहां पे ए का कुछ अमाउंट डाला और बी का कुछ अमाउंट डाला, तो मैं कंसिडर कर ले रहा हूं यहां पर आपको डेटा दिखाने के लिए, और आपको भी ऐसे लिखने की हैबिट डालनी होगी कि मान लेते हैं टाइम 0 पर हम लोगों ने ए को लिया है मेरे बच्चे 10 मोल, बी को कितना भी ले सकते हैं, जरूरी इसका डबल ही लेना है, अपनी मर्जी से ले सकते हो, लेकिन जब रिएक्शन होगी तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग ही होगी। तो मान लेते हैं बी भी हम लोगों ने लिए हैं, बी हम लोगों ने ले लिए 8 मोल, रैंडम ऐसे ले लिया। अब हमने ए को 10 मोल लिया है, बी को 8 मोल लिया है, इन दोनों को हमने कंटेनर के अंदर डाल दिया। तो कंटेनर में ये दोनों चीजें जब पहुंचेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। रिएक्शन को स्टार्ट होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे या आराम से रिएक्शन करेंगे। और मेरे बच्चे अगर ये धीरे धीरे आराम से रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हमने इन दोनों चीजों को तुरंत मिलाया है तो AB का अमाउंट कितना रहा होगा, 0 मोल रहा होगा। अभी तो AB हमारे पास रहा ही नहीं होगा। अब थोड़ी देर बाद के बाद मैंने ऑब्जर्व करा, लगभग वही 10 मिनट अभी रेफरेंस टाइम ले ले रहे हैं, कि ए भाई साहब कंज्यूम हो चुके, मतलब ए भाई साहब हमारे पास इस कंटेनर में जो बचे। याद रखना, हम जब केमिकल रिएक्शंस वगैरह परफॉर्म करके ये चेक करेंगे इस रिएक्टेंट इस चैम्बर के अंदर क्या चीज है, तो हमें ये पता चलेगा कौन सी चीज बची हुई है। ये नहीं पता चल पाएगा वो कितनी रिएक्ट कर गई है। हाँ, बचे हुए अमाउंट से ये जरूर हम बैक कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना रिएक्ट कर चुकी है। तो मान लो मैंने चेक करा और मुझे मिला कि भाई ए के मेरे पास 8 मोल अभी भी बचे हुए 10 मिनट के बाद। तो एक बात बताओ, बी हमारे पास कितना बचा होगा? अब बी कितना बचा होगा स्टोइकियोमेट्री से निकलेगा, याद है कैसे निकालेंगे? हमने देखा ए पहले 10 मोल लिया था, बचा 8 मोल है, तो रिएक्ट कितना कर गया, 2 मोल। और रिएक्शन बोल रही है जब भी 1 मोल ए रिएक्शन करेगा तो 2 मोल बी रिएक्शन करेगा। तो यहां पे ए रिएक्ट कितना कर रहा है? रिएक्ट अमाउंट ऑफ ए के बारे में अगर बात करें तो वो कितना होगा, 2 मोल होगा। ये तो कोई हमें दिया नहीं था, ये हमने निकाला है। हमें क्या पता था, ए के 10 मोल रिएक्ट, ए के 10 मोल हमने रिएक्शन के शुरुआत में लिए थे, और हमारे पास 8 मोल बी 10 मिनट के बाद 8 मोल ए 10 मिनट के बाद बचा था। तो बचा 8 मोल है, तो कंज्यूम कितना हो गया, 2 मोल हो गया। तो हमें ये पता चल गया ए का अमाउंट है वो 2 मोल कंज्यूम हुआ है, तो बी कितना कंज्यूम हुआ होगा, 4 मोल स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 मोल ए 2 मोल बी कंज्यूम करेगा। तो 2 मोल ए कितना बी कंज्यूम करेगा, तो कंज्यूम अमाउंट ऑफ बी कितना हो गया, 4 मोल हो गया। और मेरे बच्चे अगर 4 मोल बी कंज्यूम हो चुका है तो बचेगा कितना, 10 मिनट के बाद बी बचेगा कितना मेरे बच्चे, 8 था, 4 कंज्यूम हो गया, तो बचेगा कितना,
4 मोल बचेगा। अब इसी तरह से हम ये निकालते हैं कि Ab2 कितना बनेगा, तो भाई 1 मोल A कंज्यूम होने पर 1 मोल Ab2 बन रहा है, तो 2 मोल A कंज्यूम होने पर 2 मोल Ab2 बनेगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों के चेंज इन अमाउंट तो पता चल गया, ए में अमाउंट का चेंज आया है 2 मोल का, बी में आया है 4 मोल का और Ab2 में आया है 2 मोल का, लेकिन तीनों को चेंज होने में 10 मिनट का ही टाइम लगा है। तो तीनों के जरा मैं रेट निकालता हूं मेरे बच्चे। तो आपको याद है रिएक्टेंट का हम लोग निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो यहां पर हम लोग निकालेंगे मेरे बच्चे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, वो कितना आने वाला जरा देखो। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बारे में अगर बात करें तो फाइनल है 8, इनिशियल है 10, तो 8 में से 10 माइनस करा -2 आया, -2 में 10 का डिवाइड करोगे तो 2/10 यानी 1/5 आएगा, लेकिन माइनस आपको पहले से लगाना है, ऐसे लगाओगे माइनस चेंज इन अमाउंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। चेंज इन अमाउंट ऑफ ए कितना हो गया, -2 हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 10, ये आंसर आ रहा है 1/5। यूनिट लिख देते हैं, मोल पर मिनट है मेरे बच्चे। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं मेरे बच्चे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, उसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस चेंज इन अमाउंट ऑफ बी डिवाइडेड बाई टी। अमाउंट ऑफ बी में कितना चेंज हुआ है जरा ध्यान से देखो। अब पहले 8 था, बचा कितना है 4, याद रखना ये वैल्यू बची हुई लिखी है, कंज्यूम अमाउंट तो यहां हमने कैलकुलेट कर लिया स्टैकोमेट्री की हेल्प से, तो वो आया है 4, तो ये मेरे बच्चे कितना आ रहा है 4। अच्छा ये आएगा कितना, 4 में से फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो 4 - 8 -4 आएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधे वैल्यू लिख दे रहा हूं 4 डिवाइडेड बाई 10। ये मेरे बच्चे देखो आ रहा है 2/5 मोल पर मिनट। और नोटिस करो अब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही, बल्कि बी के डिसअपीयरेंस का रेट ए का जस्ट डबल आ रहा है। जितनी देर में ए 1/5 मोल कंज्यूम हो रहा है उतनी देर में बी 2/5 मोल कंज्यूम हो जा रहा है, डबल। क्यों, क्योंकि इसकी स्टैकोमेट्री ही ऐसी है मेरे भाई, जितनी देर में ए 1 मोल कंज्यूम होगा उतनी देर में बी 2 मोल कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बात इस रेट में भी तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये सेम तो नहीं आएंगे ना। तो यहां पे देखो ये दोनों रेट अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे थर्ड आप निकाल सकते हो, ये हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए और बी का निकाल लिया। थर्ड चीज जो निकल सकती है वो निकल सकती है मेरे बच्चे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहां पर वैल्यू रख दो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी मेरे बच्चे कितना हो गया 0 से 2, यानी फाइनल माइनस इनिशियल 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 10, ये 1/5 आ रहा है, ये ए के बराबर ही आ रहा है। कोई बात नहीं, आ गया, स्टाइकोमेट्री ऐसी थी कि आ गया, लेकिन बी से तो अलग ही आ रहा है। और देखो बी जितनी देर में डबल कंज्यूमर है उतनी देर में ए बी उसका हाफ फॉर्म हो रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ए जितनी देर में 2 मोल कंज्यूम होगा या कंज्यूम करा जाएगा तब जाकर वो 1 मोल Ab2 बनाएगा ना। जब आप 20 रुपए खर्चा करोगे तब जाकर आपको एक चॉकलेट मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर भी हो रहा है, जब 2 मोल बी कंज्यूम हो रहा है तब जाकर 1 मोल Ab2 बन रहा है, तो ये बात रेट में भी तो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो यहां पे देखो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस स्टैकोमेट्री के अलग अलग होने की वजह से अलग अलग आ रहे हैं, पर इसका मतलब है कि हमारे पास ना इस जगह पर अब आ गई एक समस्या। मान लो मैंने इसी केमिकल रिएक्शन का डेटा दे दिया अपनी पूरी क्लासरूम को, आपको भी, और ये बोल दिया कि मेरे बच्चे जाओ रेट निकालो रिएक्शन का। अब कोई बच्चा अपनी मर्जी से ए के साथ रेट निकाल लाया, कोई बच्चा बी के साथ, कोई बच्चा Ab2 के साथ, तो सबके आंसर मिसमैच करने लगेंगे ना। किसी का आंसर आ रहा होगा 1/5, किसी का 2/5, फिर किसी का 1/5, तो इन आंसर्स में सिमिलैरिटी नहीं है। तो सिमिलैरिटी लाने के लिए, यानी एक यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, हमारे जो क्या नाम है केमिस्ट हैं, उन्होंने एक तरीका बताया कि यार अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन यूनिक निकालना चाहते हैं कि पूरी क्लास के लिए सारे लोगों के लिए सेम आने लगे, भले ही आप चाहे ए को चूज करो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए, चाहे बी को चूज करो, चाहे AB को चूज करो, तो हमें स्टैकोमेट्री की हेल्प से कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे सभी के रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए सेम आने लगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चॉइस किस सब्सटेंस की ले रहे हो रेट को बताने के लिए। तो हमारे केमिस्ट्री ने बताया वो तरीका, वही मैं आपको कन्वे करने वाला हूं, और यही चीज आपको बताई गई होगी, ठीक है, आपने पढ़ी भी होगी। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन ना हो तो अब वो दूर हो जाएगा। अच्छे से नोटिस करना कि यहां पर अब अगर मैं बात करूं इन सबके रेट्स को आपस में इक्वल करने की, तो दो तरीके हैं, या तो हम ए और बी में 2 का मल्टीप्लाई करें,
या सीधे बी के रेट में यानी बी के डिसअपीयरेंस में 2 से डिवाइड कर दे। अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 1/5 बन जाएगा ना। तो यही चीज हम यहां पे करते हैं। 2 से क्यों बी में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बी का खुद का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो मेरे बच्चे यहां पर एक बात याद रखना, अगर मैं यहां पर एक यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहता हूं, एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो सबके लिए सेम आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए का डिसअपीयरेंस रेट लूंगा, जिसे हम लोग बोलेंगे माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और जो ए का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यही काम बी के लिए करो। तो बी का आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाई टाइम। पर इन सबके रेट बराबर बनाने के लिए, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी को ए के बराबर बनाने के लिए आप बी के डिसअपीयरेंस रेट को 2 से डिवाइड करोगे ना। 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो हमने देखा बी का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका रेसिप्रोकल निकालो, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, दिमाग में इमेज 1/2, 1/2 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। और नोटिस करो इस वैल्यू में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी ए और बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इस तरह से इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर बराबर आने लगेंगे, और ये यूनिक हो जाएगा। फिर जिसने इसको चूज करा होगा उसका आंसर भी 1/5 आएगा, जिसने इसको चूज करा होगा उसका भी आंसर 1/5 आएगा। तो ये सारे आंसर सेम आने लगेंगे, तो इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉमन रेट ऑफ रिएक्शन। यही काम मेरे बच्चे ए बी में भी करना है, बस फर्क क्या है, ए बी अगर प्रोडक्ट है तो उसका रेट ऑफ अपीयरेंस पॉजिटिव रहेगा, और उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में यहां पर 1 है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक यूनिक रेट ऑफ रिएक्शन बना सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द चॉइस ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो और बड़े आराम से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस चूज करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, सबके आंसर सेम आएंगे। अब उस बच्चे का आंसर भी 1/5 आएगा जिसने बी को चूज करा होगा, क्योंकि उसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो रिएक्शन में गिवन कोई भी आपको रिएक्टेंट गिवन हो, कोई भी प्रोडक्ट गिवन हो, तो उसके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस में अगर उसके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारी वैल्यू आपस में बराबर आएंगी, और इन्हें आप इनमें से किसी भी एक को आप बोल सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप इसे बोलना चाहो इसे बोल दो, इसे बोलना चाहो इसे बोल दो, इसे बोलना चाहो इसे, इट इज टोटली योर चॉइस। तो आई होप ये लिखना आपको आ गया, ये बहुत जरूरी है। और देखो ये इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें हेल्प कर रही है मेरे बच्चे ये बताने में कि ए के डिसअपीयरेंस रेट का बी के डिसअपीयरेंस रेट के साथ क्या रिलेशन है। इन दोनों, अगर मुझे ये वैल्यू पता है तो ये निकल आएगी, ये पता है तो ये निकल आएगी, कैसे, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। ऐसे ही मुझे ये भी पता है कि ए का डिसअपीयरेंस रेट ए बी के अपीयरेंस रेट के साथ कैसे रिलेट हो रहा है, या इनमें से कोई भी दो रेट आपस में कैसे रिलेट हो रहे हैं। तो किसी भी एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की बड़े आराम से निकल आएगी सिर्फ इस इक्वेशन को लिखकर। और इसीलिए मेरे बच्चे ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे लिए भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे मेरे बच्चों को पता होगा हम लोग क्या बोलते हैं, बीएमआई। तो ये बीएमआई टाइप का पॉइंट है, इसे याद रखना, बीएमआई का मतलब भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी बच्चे अपने को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सबको ये बात पता होगी। और मेरे बच्चे अगर फॉर्मूला नोटबुक अभी आपने नहीं बनाई है तो बना लो, बहुत अच्छा मौका है कि आपने इस चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दिया है तो आप ये सारी चीजें लिखते हुए चलो मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये बात आपको कितना समझ में आई है। तो एक जनरल रिएक्शन के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, जनरल रिएक्शन हमें दे रखी है N1 मोल A के रिएक्ट हो रहे हैं N2 मोल B के साथ, N3 मोल C बन रहा है, N4 मोल D बन रहा है। ठीक है, देखिए 2 पेज खाली है, हाँ 2 पेज खाली है। तो पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखोगे। तो अब बच्चे कई बार क्या गड़बड़ करते हैं, अभी जो मैंने बात बताई है उसको बिना सही से फॉलो करें आंसर लिखने की कोशिश करते हैं और आंसर बता देते हैं 1/N1 माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ऐसा कराने की कोशिश, ऐसा कर रहे थे क्या कि माइनस डेल्टा ए बाई डी टी के साथ 1/N1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी ए का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट N1 है तो उसके रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई करा। तो अगर ऐसा करा है मेरे बच्चे तो ये गलत है आपका, ये टर्म नहीं आएगा। याद करो यार, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम कभी स्टैकोमेट्री को इन्वॉल्व ही नहीं करते। देखो
जब हमने बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकाला तो क्या यहां पर 1/2 लेने की कोशिश करी? नहीं, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपियरेंस की डेफिनेशन ही है कि आप बस ये देखो उस सब्सटेंस के अमाउंट में गिवन टाइम में कितना चेंज आया, वो चेंज अपने आप स्टोइकोमेट्री की हेल्प से ही आएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस या अपीयरेंस को जब रेट ऑफ रिएक्शन बनाना है तब ऐसा करने की जरूरत है कि उस अपीयरेंस या डिसअपियरेंस रेट में आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से उस करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस में आप मल्टीप्लाई कर दोगे या उसके रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपियरेंस में मल्टीप्लाई कर दोगे। चीजों को अपने दिमाग में एकदम क्लियरली बैठालना है। मैंने अक्सर देखा है कि कई बार हम यही नहीं करते और यहीं पर दिक्कत होती है हमसे। तो आई गेस ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों को। ऐसे ही मेरी जनता, अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, आप सही निकाल लोगे, मुझे भरोसा है। डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी आप लगाओगे। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप निकालो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो अब अपीयरेंस आ गया तो पॉजिटिव रेट आएगा, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। लास्ट रेट ऑफ डी यहां पर अपीयर हो रहा है, तो याद रखना रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कभी भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करते। वो तब करना है जब इससे बनाना है मेरे बच्चे आपको रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो हमें इन चारों के, दो के डिसअपीयरेंस और दो के अपीयरेंस रेट पता चल गए, अब हमें इनसे निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं कि ये आपस में कोरिलेट हो जाए, यानी बिना किसी परेशानी के कि हम किस रिएक्टेंट या किस प्रोडक्ट को रेट निकालने के लिए अज्यूम कर रहे हैं, उससे रेट ऑफ रिएक्शन निकले, यानी सबके आंसर सेम आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए के डिसअपीयरेंस रेट में इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे। ये पूरा लैंग्वेज याद रखना, ए का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1, n1 का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना है। या ये बात बोल दो जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसे डिवाइड करेंगे, चाहे आप ये बात बोलो चाहे ये बोलो कि रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मतलब सेम होता है। पहली बात तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। हो सकता है मेरे बच्चों को कईयों को ये दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो अगर यहां पर दिक्कत हो रही है इसका मतलब है ये बैक प्रॉब्लम है आपकी, इस पे काम करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनने पे काम करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करने को बोला जा रहा है इस पे काम करना पड़ेगा। ये जैसे ही करने लगोगे, ट्रस्ट में आपका पहली बात तो खुद सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट आने लगेगा और आप बड़े आराम से चीजों को अंडरस्टैंड कर लोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है मेरे को मेरे बच्चे, तो मैं निकालूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल का। ऐसे में निकालूंगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल का। n2 के रेसिप्रोकल की वैल्यू हो गई 1/2, उसमें हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पॉजिटिव ले लेंगे, नोटिस करो यहां पे पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल का। और ऐसे डी को बराबर करना है तो 1/n4 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। तो ये मेरे बच्चे आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए, क्योंकि जितना बेटर आपको ये आएगा इसका मतलब है आपने अभी तक की पढ़ी हुई सारी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, ट्रस्ट मी, ठीक है। और ये बात में मैं आज के लेक्चर में इतना सारा टाइम इस चीज पे क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक बार ये आ गया तो ट्रस्ट मी आपको ये पूरा चैप्टर हलवा लगने लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स को देखते होंगे वो इस चैप्टर में इस जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, या हो सकता है आप अभी तक कर रहे होंगे आपके पास से ना करो, ये चीज सबसे ज्यादा फंडामेंटल लेवल पर अंडरस्टैंड करना जरूरी है केमिकल काइनेटिक्स में। तो ट्रस्ट में ये टॉपिक आपको बड़े आराम से पकड़ में आएगा, ठीक है। चलो मेरी जनता, अब छोटी सी बात कर लेते हैं। हमें ये तो लिखना आ गया कि किसी भी रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। अब आपको याद होगा जब हम लोगों ने क्लास 11 में काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो दो तरह के रेट पढ़े थे, एक होता है एवरेज, एक होता है इंस्टेंटेनियस। और आपको मुझे उम्मीद है याद भी होगा, क्योंकि अब एग्जाम भाई पास में है बहुत ज्यादा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होगे, लेकिन जो बच्चे जेई वगैरह के लिए सीरियस हैं, एग्जाम बहुत पास में, तो उन्हें याद होगा, ठीक है, कि ये कैसे निकाला जाता है, मतलब एवरेज रेट कैसे निकाला जाता है और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकाला जाता है। क्लास 11 में हमने पढ़ा है। एवरेज रेट का मतलब क्या होता है, हमें अच्छे खासे टाइम इंटरवल का डेटा पता है। जैसे मान लो आप लेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हो और ए और बी के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और उसे जाने में आपको लगे 2 घंटे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप किस एवरेज स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, तो आपने बोला डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर, टोटल टाइम लगा 2 घंटे, तो 100/2 आंसर आ रहा है 50। तो यानी इसका मतलब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए ए से बी पर पहुंच गए। पर मेरा सवाल यह है कि क्या आप एग्जैक्टली परमानेंट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे होगे? बिल्कुल नहीं। मान लो ए सिटी में कहीं पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है,
तो आपकी गाड़ी बड़ी धीरे धीरे चल रही होगी। फिर आप ए से बी तक पहुंचने के लिए बीच में हाईवे पे आ गए तो आपकी गाड़ी तेज चलने लगी। तो आपकी स्पीड हर टाइम पर बदल रही है। पर आपने एक रफ डेटा मेरे को बता दिया कि ए से बी तक पहुंचने में आपको क्योंकि 2 घंटे लगे, तो आप एवरेज किस स्पीड से निकल कर आ रहे थे। यानी हर अलग अलग छोटी जर्नी के सेक्शन में आपकी स्पीड अलग थी। आपने इन सारी स्पीड्स का एक्चुअल में एवरेज बता दिया मेरे को। पर एक पर्टिकुलर सेक्शन में आपकी क्या स्पीड है वो तो आपको आपके स्पीडोमीटर से मिल जाएगी ना। भाई स्पीडोमीटर देखकर आप बता सकते हो कि हाँ भाई स्पीडोमीटर मेरे को अभी रीडिंग दिखा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है मैं अभी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ। स्पीडोमीटर हाईवे पे आपको दिखा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है आप हाईवे पे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, है ना। तो इसका मतलब है मेरे बच्चे कि आप इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड में फर्क जानते हो। एवरेज स्पीड हमें क्या बताएगी कि पूरे टाइम ड्यूरेशन में जो छोटे छोटे स्पीड्स आए हैं उन सबका एवरेज क्या है, और ये कैसे बताएगा कि उस पूरे टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ है इसके हिसाब से। और इंस्टेंटेनियस क्या बताएगा कि उस छोटे से टाइम इंटरवल में क्या हो रहा है। और यहां पर मेरे बच्चे बस अपने को इतना समझना है कि वही चीज यहां पर भी अप्लाई होगी एवरेज रेट में। एवरेज रेट में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, वो अच्छे खासे टाइम के लिए होगा, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए जो हम आराम से मेजर कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होगा कि 1 मिली सेकंड के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। और आपको एक बात पता होगी, इंस्टेंटेनियस रेट्स को निकालने के लिए हमें हेल्प पड़ती है डेरिवेटिव की, जबकि एवरेज रेट निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी डेल्टा की, चेंज हम देख ले कितना हो रहा है। तो मेरे बच्चे यहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एवरेज रेट बताना है किसी भी रिएक्शन का, तो एवरेज रेट ऑफ मान लो डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है अपने को, तो हम कैसे लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए, मतलब जो अभी तक मैं लिखता आ रहा था ना वो जानबूझ के मैं आपको बता रहा था वो एक्चुअल में कैसा था, वो एक्चुअल में एवरेज रेट ही मैं लिख रहा था। क्यों, क्योंकि मैं आपको टाइम अच्छा खासा दे रहा ना कि कभी 10 मिनट है कभी 20 मिनट्स है, हालांकि हमने सारे एग्जांपल 10 मिनट से ही करें, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से अगर एवरेज रेट लिखोगे तो एवरेज रेट ऐसे आ जाएगा 1/n1। रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एवरेज रेट हो गया रिएक्शन का। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। अब ऐसे ही हमारे पास आ सकता है मेरे बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट में क्या होगा, हम लोग डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि टाइम इंटरवल हमारे पास बहुत छोटा है। तो अगर मेरे को निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो मैं ऐसे लिखूंगा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसे अगर मैं लिखना चाहता हूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो मैं ऐसे लिखूंगा पॉजिटिव डी चेंज इन कॉन्सेंट डी सी डिवाइडेड बाई डी टी। मतलब बस मोटा मोटी तौर पे फर्क है, इंस्टेंटेनियस में जो टाइम इंटरवल होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है डेरिवेटिव्स की, और एवरेज में टाइम इंटरवल अच्छा खासा है, तो यहां पर हम लोग डेल्टा यानी डायरेक्ट चेंज में चेंज को सबट्रैक्ट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों इतना एम्फसाइज करके बता रहा हूं, क्योंकि जहां पर डेरिवेटिव का टर्म आने लगा वहां पर कैलकुलस आने लगी, और इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें तो आएंगी जिन्हें हम कैलकुलस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और अगर ये टॉपिक आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि वो आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, हमें इन डेरिवेटिव की हेल्प से इंटीग्रेशन परफॉर्म करके अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन का रेट निकालेंगे, वो आने वाले टाइम में हम लोग करेंगे जल्दी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा यार, क्वेश्चन से पहले ना 2,000 रुपए का नोट मेरे को आपको देना, इसको संभाल के रखना। एक चीज पूरे सारी चीजें बता दी, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आएगी, तो आप नोटिस करो जब भी हम लोग रेट निकालते हैं तो न्यूमरेटर में होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड में होता है टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये तो मेरे बच्चे हम लोग मोस्टली जो बेसिक यूनिट है वो लेके चलते हैं, जहां पर टाइम को सेकंड में हम लेके चल रहे हैं, या फिर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप टाइम हमेशा सेकंड में लो मेरे बच्चे, आप कोई भी यूनिट ले सकते हो टाइम की। मतलब मैं आपको बताऊं कई सारी जगहों पर आपको ये टाइम आर में लिखा मिल सकता है, कई बार ये डेज में लिखा मिल सकता है, यस डेज भी तो टाइम की यूनिट है, डेज में लिखा मिल सकता है, मंथ में लिखा मिल सकता है, ईयर में लिखा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार सेकंड में लिखा होगा, मिनट, आवर्स, डेज, वीक्स,
मंथ्स, ईयर्स में भी आपको ये रेट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कई रिएक्शन ऐसी होती है ना जो बहुत स्लो होती है। जैसे आपको पता है आयरन में जो रस लगता है बहुत स्लोली लगता है, तो इसका रेट अगर हमें निकालना है तो अगर वो मिनट या सेकंड में बताएंगे ना तो हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं होगा, वो फिर हमारे लिए कन्वीनियंट होता है मंथ्स में या डेज में। सिमिलरली जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो कई सारे साल लेती है होने में, कई सारे सालों तक होती रहती है, तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कई बार ईयर के टर्म में निकाला जाता है। तो हर बार सेकंड में निकालें ऐसा जरूरी नहीं है, कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग टाइम की कोई भी अलग अलग यूनिट ले सकते हैं। हाँ, अमाउंट मोस्टली मोल पर लीटर में रहता है क्योंकि ज्यादातर हम कॉन्सेंट्रेशन में ही बताते हैं, पर मैं बता दूं न्यूमरेटर में हमें अमाउंट चाहिए। मोस्ट केसेस में हम ये अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, हमेशा नहीं। आप अमाउंट तो ग्राम में भी ले सकते हो, मोल में भी ले सकते हो, सब अलाउड है मेरे भाई। ये मोस्ट कॉमन यूनिट लिखी है, पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है न्यूमरेटर में अमाउंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में टाइम होना चाहिए। अब वो जैसे भी दिया हो, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ताकि हमें ये समझ में आए कि ये क्वेश्चन अपने को अभी तक जितनी भी बातें हमने पढ़ी हैं वो कितना अच्छे से हमें आई है, ठीक है। हमसे कह रहा है एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आपको पता है हैबर प्रोसेस बोला जाता है इसको। इसमें हमें दिया है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया किस रेट से फॉर्म हो रहा है हमें पता है, 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट, यानी हर मिनट में 0.1 मोल पर लीटर अमोनिया बनना है। हमसे कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 एंड H2। अब N2 और H2 किस रेट से डिसअपीयर हो रहे हैं हमें ये निकालना है। तो मेरे बच्चे इसको हम लोग करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग बात लिख लेते हैं, हमें गिवन क्या है मेरे बच्चे। हमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जरा सोचो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखोगे कैसे। आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा, या आप चाहो तो डेरिवेटिव का भी टर्म यूज कर सकते हो। अमोनिया फॉर्म हो रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे मेरे बच्चे, अपॉन डेल्टा टी, और ये हमें दे रखा है 0.1 मोल पर लीटर पर मिनट। मैंने पर लीटर पर मिनट को ऐसे लिखा है, यानी लीटर मिनट को ऊपर भेज दिया। और हमें फाइंड क्या करना है, N2H2 का डिसअपीयरेंस रेट। तो एक बात सोचो, N2H2 का डिसअपीयरेंस रेट होता क्या है। मेरी बहुत सारी जनता को तो यही पता नहीं होता और इसलिए आप गड़बड़ कर देते हो कई बार। हर एक छोटी बात का ध्यान रखना है। देखो हमेशा ना वो सारे बच्चे जो हर एक छोटी छोटी डिटेल पे ध्यान रखते हैं वो अपने आप ही क्वेश्चंस को ना बिना सिली मिस्टेक के सही कर जाते हैं। कई बार क्या होता है आपको चीजें पता होती हैं बट छोटी मोटी गलती की वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है, लेकिन यार मिस्टेक तो मिस्टेक ही है ना, ठीक है, तो वो आपके मार्क्स तो खाई जाएगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में ध्यान रखना। डिसअपीयरेंस का रेट नेगेटिव साइन के साथ बताया जाता है, यानी हमें एक तरह से ये बताना है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है, एंड माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कितना है। भाई माइनस साइन के साथ ही तो इन्हें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बोला जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे निकालें, क्या हमें कोई ऐसा रिलेशन पता है जो इन तीनों चीजों को रिलेट करता हो, ताकि इसकी हेल्प से ये निकाला है। हमने अभी तक के लेक्चर में ये बात पढ़ी है। यस, दिमाग अगर आप लगा रहे होगे तो आपको सही से करेक्शन आ रहा होगा कि मेरे बच्चे यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लोग N2 के टर्म लेंगे, क्योंकि N2 हमारा सबसे पहले है रिएक्टेंट यहां पर, तो वो आ जाएगा माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। अब N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्शन में 1 है, तो 1 के रेसिप्रोकल का वैल्यू 1 हो गया, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया N2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। H2 के लिए अगर लिखे तो माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, और इसमें मल्टीप्लाई मेरे जनता किसका कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे H2 के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेसिप्रोकल से। तो H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3, तो आप यहां पर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आप H2 NH3 के लिए लिख लो। तो NH3 क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव आएगा। इसे रेट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए मेरे बच्चे NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ये वैल्यू गिवन है और ये निकालनी है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। मेरे बच्चे अब समझदार हो आप लोग, अब इतना तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ भाई सर अभी भी दिक्कत है, तो हम लोग पकड़ लेंगे। NH3 का रेट ऑफ फॉर्मेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और ये वैल्यू अपने को गिवन है। ठीक है, ये वैल्यू अपने को गिवन है, सीधे ये वैल्यू यहां पुट करके आंसर निकालते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 1/2 ये वैल्यू अपने को गिवन है 0.1, डेसिमल हटाया 10 आया, 1/20
मोल पर लीटर पर मिनट, ये हमारे N2 का डिसअपीयरेंस रेट आ गया मेरे बच्चे। माइनस उधर मत भेजना, इस पूरे टर्म को ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बोलते हैं। कई बच्चे जल्दबाजी में मैंने देखा है वो अलजेब्रा एकदम फॉलो करने लगते हैं, माइनस को उधर भेज देते हैं। नहीं भाई, रेट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इससे आ रहा आंसर। सेम काम मेरे बच्चे हाइड्रोजन के लिए करके आप आंसर बताना क्या आ रहा है। सेम काम हाइड्रोजन के लिए करके आप आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाइड्रोजन के लिए बस क्या करोगे, इन दोनों को इक्वल कर दोगे और आंसर बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरे बच्चे आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना हमें क्या आ रहा है, और बाकियों के साथ रिलेट करने की कोशिश करना कि आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज बहुत सारी चीजें हमने जो डिस्कस करी हैं वो आपको पकड़ में आई होंगी। ठीक है, और ये सारी चीजों ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प करा होगा। आज के लेक्चर में दे रखेंगे, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जमकर पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। कैसे करोगे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझ तक पहुंचने के सारे सोशल मीडिया लिंक गिवन है, आप वहां से रीच आउट कर सकते हैं, नंबर गिवन है वहां से रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि एग्जाम पास में मतलब जैसे आपके एग्जाम्स के लिए चीजें आपको हेल्प करेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।